वेलकम टू ब्लैक मूवीज। दोस्तों, एक लड़के को ऐसी किताब मिलती है जिस पे जिस किसी का भी नाम लिखो वो जरूर मारा जाता है। तो आज हम डेथ नोट की कहानी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कहानी की शुरुआत टोक्यो के एक बार से होती है जहां कुछ लोग हमला करते हैं और उस हमले से बचने के बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट यागामी है। फिर यागामी एक काले कवर वाली नोटबुक पाता है जिसका टॉपिक डेथ नोट है और इसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है। अपने घर पर पहुंचकर और नोटबुक खोलने के बाद लड़का पहले पन्नों पर नियमों का एक सेट पाता है। उनमें से पहला नियम यह है, जिस भी इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। फिर रूल्स पढ़ते समय यागामी सोचता है कि यह सब किसी तरह की बेतुकी बात हो सकती है, लेकिन वह एक पुलिस का बेटा है और हमेशा से दुनिया को बुरे लोगों से मुक्त करने का सपना देखता रहा है। तो वह एक अपराधी का नाम लिखने का फैसला करता है जिसे उसने खबरों में देखा था। इस अपराधी को एक छात्र की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। फिर अपराधी का नाम डेथ नोट में लिखने के बाद यागामी ज्यादा उम्मीद किए बिना सो जाता है और खुद को थोड़ा मूर्ख समझता है। लेकिन अगली सुबह अखबार पढ़ते समय उसे खबर मिलती है कि वह अपराधी रात में दिल का दौरा पड़ने से मरा हुआ पाया गया है। यह देखकर यागामी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह इसे महज एक संयोग मानता है और कॉलेज चला जाता है। लेकिन लौटते समय वही लोग उसे फिर से मिलते हैं जिन्होंने उसे बार में चाकू मारने की कोशिश की थी। यह जानते हुए कि इस बार वे मौका नहीं छोड़ेंगे, इसलिए यागामी फैसला करता है और उनमें से एक का नाम नोटबुक में लिख देता है। इससे उस व्यक्ति को यागामी की आंखों के सामने दिल का दौरा पड़ता है। लेकिन बस दिल का दौरा ही क्यों? दरअसल डेथ नोट के नियमों में से एक कहता है कि अगर नोटबुक का मालिक मौत का कारण बताएगा नहीं तो नोटबुक पे लिखे जाने वालों को दिल का दौरा पड़ेगा। अब उसे यह पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि डेथ नोट सच में काम करता है। फिर यागामी घर की ओर चलने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक भयानक शिनिगामी से होती है जो डेथ नोट का मालिक है और उसका नाम र्यूक है। फिर 4 महीने बीतते हैं। यागामी इस घातक हथियार से दुनिया को साफ करने में लगा हुआ है और इंटरनेट पर कायरा के नाम से फेमस हो गया है। लेकिन बहुत जल्द ही पूरी पुलिस को शक होने लगा कि इन सैकड़ों दिल के दौरे के पीछे वास्तव में कोई है और वे उसकी तलाश में लग गए, जिसमें उसके अपने पिता जापानी टास्क फोर्स के लीडर सोइचिरो यागामी भी शामिल थे, जो कई महीनों तक अपनी टीम के साथ इस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम होते हैं। फिर कमिश्नर सोइचिरो एल से संपर्क करने का फैसला करते हैं, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जासूस हैं और जिनके पास कुछ ऐसे मामलों को हल करने का रिकॉर्ड है जो असंभव लगते थे। फिर एल अपने एक आदमी जिसका नाम वतारी है उसकी मदद से पुलिस से कंप्यूटर के जरिए बातें करता है, क्योंकि एल बहुत खुफिया रहता है। फिर वो उन्हें कायरा द्वारा किए गए अपराधों के ग्राफ दिखाता है, यह बताते हुए कि उन दिल के दौरों का कारण कोई जादुई शक्ति नहीं था और यह अधिक संभावना है कि इन्हें एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया है। फिर कमिश्नर से मिलने के बाद एल एक ग्लोबल ब्रॉडकास्ट पर जाता है और कायरा से सीधे बात करने के लिए उसे चुनौती देता है और उसे इस हद तक चिढ़ाता है कि यागामी अपना आपा खो बैठता है और उसका नाम अपने डेथ नोट में लिख देता है, जिससे एल को लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान दिल का दौरा पड़ जाता है और यह सब बहुत से लोगों की आंखों के सामने होता है। लेकिन यह सब एक जाल था। जैसे ही वह नकली एल अपनी जान गंवाता है, असली एल सामने आता है बिना अपना चेहरा दिखाए और एक डरावनी आवाज में बोलते हुए यह खुलासा करता है कि वह व्यक्ति जिसको दिल का दौरा पड़ा था वह वास्तव में लिंडेल टेलर था, एक अपराधी जिसे मौत की सजा दी गई थी और जो बस एल का रूप धारण कर रहा था ताकि वह अपने थ्योरी को साबित कर सके। फिर एल कायरा से कहता है कि अब मुझे मार के दिखा, लेकिन यह हो नहीं सकता क्योंकि यागामी केवल उन्हीं लोगों की जान ले सकता है जिनका वह पूरा नाम और चेहरा जानता है। अपनी पहली शंका को पूरा करने के बाद एल यह खुलासा करता है कि यह लाइव ब्रॉडकास्ट सिर्फ टोक्यो शहर में ही चल रहा था, इसलिए अब उसे पता है कि कायरा टोक्यो में ही रहता है। फिर इतनी सारी खोजों के बाद एल पुलिस से कहता है कि वह मौतों के समय के ग्राफ को देखे, क्योंकि इससे वह एक पैटर्न देख सकते हैं। तो वो देखते हैं कि अपराध हमेशा कॉलेज क्लास के बीच के ब्रेक और खत्म होने के दौरान होते हैं। इसका मतलब है कि कायरा शायद एक कॉलेज छात्र है। एल इतने कम समय में बहुत कुछ जान गया था, जिससे यागामी अपने पिता से इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होने के लिए कहता है ताकि वह खुद को बचा सके।
लेकिन उसके पिता यह कहकर मना कर देते हैं कि हालांकि वह बहुत बुद्धिमान है, लेकिन यह मामला बहुत ही खतरनाक है। अपने पिता के मना करने के बाद भी यागामी पुलिस के डेटाबेस में घुसने में कामयाब होता है और यह जानने पर कि पुलिस को पहले ही पता चल चुका है कि कायरा एक कॉलेज छात्र है, तो वह एक दिन में 24 अपराधियों को मार डालता है, हर एक को 1 घंटे में, ताकि वह पुलिस अधिकारियों को यह दिखा सके कि वह उनकी हत्याओं को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यह एक बहुत समझदारी से लिया गया कदम नहीं था, क्योंकि अब एल को पता चल गया है कि वह पुलिस फाइल्स तक पहुंच सकता है, यानी कायरा पुलिस अधिकारियों में से किसी एक के करीब है। इस नई जानकारी के बाद एल कुछ FBI एजेंटों से कहता है कि वे जांच टीम के सभी रिश्तेदारों का पीछा करें, जिसमें यागामी भी शामिल है। लेकिन यागामी जल्दी ही समझ जाता है कि कोई उसके पीछे है, तो वह उसके नाम का पता लगाने और उसे समाप्त करने का तरीका सोचने लगता है। यह सब जानने के बाद रयुक यागामी को बताता है कि शिनिगामी की आंखों से वह उन लोगों का नाम और जीवन देख सकेगा, बस उनकी नहीं देख सकेगा जिसके पास डेथ नोट है। लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने की कीमत यह है कि उसका जीवन आधा हो जाएगा। लेकिन यागामी इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और खुद एल का नाम जानने की कोशिश करता है। फिर अगले सुबह यागामी अपनी गर्लफ्रेंड शियोरी के साथ कॉलेज जाने के लिए बस लेता है और जैसे ही वे बस में चढ़ते हैं, तभी यागामी का पीछा करने वाला एजेंट भी बस में चढ़ता है और उनके पीछे बैठ जाता है। फिर यागामी उसे देखने लगता है, यह जानने के लिए कि वे क्यों उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन एजेंट यह दिखावा करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर जैसे ही बस अगली स्टॉप पर रुकती है, एक चोर बस में हमला करता है और ड्राइवर को बंदूक दिखाकर लूटपाट शुरू कर देता है। तभी चोर को देखते ही यागामी एक कागज पर कुछ लिखता है और जैसे ही वो उसे संदेश दिखाता है, एजेंट डर जाता है और एजेंट तुरंत उसके पास आता है और अपना बैज दिखाते हुए खुद का नाम रे बताता है। वह फिर कहता है कि वह अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके उनकी रक्षा करेगा। लेकिन यागामी कागज को गलती से गिरा देता है और अपराधी को कागज दिख जाता है। फिर चोर यागामी के सिर पर बंदूक रखकर पूछता है कि यह कागज क्या है। लेकिन जैसे ही वह बात खत्म करता है, उसे कोने में रियुक दिखाई देता है और चोर उसे देखकर चौंक जाता है, जिसके बाद वह चोर शिनिगामी पर गोली चलाने लगता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसकी गोलियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, तो अपराधी ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहता है और बाहर दौड़ने लगता है। लेकिन वह सड़क पार करते हुए कुचला जाता है। लेकिन असल में यह सब यागामी की योजना का हिस्सा था। पहले उसने चोर का नाम डेथ नोट में लिखकर उसकी मृत्यु का कारण कंट्रोल किया, जिससे अपराधी ने बस को हाईजैक किया। और यागामी ने फिर बस में एक स्टॉप पहले प्रवेश किया ताकि रे उसका पीछा कर सके, और उस स्थिति का फायदा उठाते हुए एजेंट का नाम पता किया। और आखिरकार वह कागज जिस पर उसने संदेश लिखा था, वह असल में डेथ नोट का एक टुकड़ा था, जिसे उसने जानबूझकर गिराया ताकि जैसे ही अपराधी उस कागज के टुकड़े को छूता, वह शिनिगामी को देख पाता। फिर आखिर में यागामी को बस में लिखना था कि चोर बस से बाहर दौड़ेगा और तुरंत कुचला जाएगा, और यही हुआ। अब यागामी को उसके पीछा करने वाले का नाम और चेहरा पता चल गया है और वह उसे डेथ नोट में लिख सकता है। लेकिन वह जानता है कि यदि उसने ऐसा किया तो वह प्रैक्टिकली एल के सामने कायरा होने का प्रूफ दे देगा। क्योंकि वह एजेंट उसका पीछा कर रहा था, उसे लगता है कि अगर अन्य एजेंट्स अन्य ऑफिस के रिश्तेदारों का पीछा कर रहे होंगे और अगर वह रे को खत्म करना चाहता है, तो उसे सभी एजेंट्स को खत्म करना होगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यागामी रे का पीछा करना शुरू करता है जब तक कि वह उसे मेट्रो में नहीं ढूंढ लेता, और फिर अपनी योजना के अनुसार वह एक लिफाफा छोड़ता है जिसे रे आसानी से पा सके। और जब एजेंट रे उसे खोलता है तो उसे एक रेडियो कम्युनिकेटर और कुछ कागज मिलती हैं। जैसे ही रे कम्युनिकेटर पहनता है, यागामी अगले डिब्बे में से एक अपराधी को दिल का दौरा पड़वाने का आदेश देता है ताकि यह साबित किया जा सके कि वह वास्तव में कायरा है। अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए यागामी रे से पूछता है कि मिशन पर कितने FBI एजेंट्स हैं, और उस आदमी को मजबूर करता है कि वह अपने टीम वालों के नाम, साथ ही टीम लीडर का नाम लिफाफे में रखे कागजों पर लिखे। फिर नाम लिखने और लिफाफे में रखने के बाद वह एजेंट बाहर मेट्रो में रयुक को देखता है, क्योंकि जहां उसने नाम लिखे थे वह डेथ नोट के पन्ने थे। और असल में अगर किसी के पास डेथ नोट नहीं भी है, तो अगर कोई व्यक्ति उस डेथ नोट के कागज पर किसी का नाम लिखे
तो डेथ नोट सेम टू सेम काम करेगा। यह जानने के बिना कि उसने अभी अपने सभी साथियों की जान ले ली है, रे कायरा के आदेशों का पालन करता है और अगली स्टेशन पर मेट्रो छोड़ देता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वह दिल का दौरा पड़ने से अपनी जान गंवा देता है, पर ठीक अपनी वाइफ के सामने जो उसका पीछा कर रही थी। इन मौतों के बाद सोइचिरो की टीम के दर्जनों पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में देखते हुए जांच से बाहर हो गए। अब जब टीम घट चुकी थी तो एल ने अपनी पहचान दिखाने का फैसला किया और अपनी पहचान को अन्य एजेंट्स के सामने दिखा दिया और साथ ही उन सभी से कहता है कि उसे एलियस नाम से बुलाए। इस हार के बाद भी अपनी जांच जारी रखते हुए एल स्टेशन के कैमरे की फुटेज देखता है, जब उसे वह सीन दिखता है जिसमें रे अपने अंतिम पलों में कार की ओर इशारा कर रहा होता है। इससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कायरा उन लोगों में से एक है जिनके पीछे रे पड़ा हुआ था। इसी समय नाओमी, रे की वाइफ, जो कि खुद एक एजेंट है, अपने पति की मौत की जांच शुरू करती है और उस दिन क्या हुआ यह जानने के लिए वह हाईजैक किए गई बस कंपनी में जाती है। इस प्रकार वह यह पता लगाने में सफल हो जाती है कि रे यागामी का पीछा कर रहा था। इस जानकारी के साथ नाओमी यागामी के पास जाती है और उससे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन वह दिखावा करता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। फिर अपने घर पर यागामी एक प्लान बनाने का फैसला करता है ताकि अगर वह लिखने में असमर्थ हो तो उसका कोई हल निकाला जा सके, और अगले कुछ दिनों में होने वाली मौतों को प्लान करना शुरू कर देता है। लेकिन यह विचार एक और तरीके से फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि एल यह जानता था कि कायरा शायद यागामी परिवार के किसी सदस्य में से एक हो सकता है, तो एल पूरे घर में सीक्रेट कैमरे लगवा देता है और ज्यादातर लाइट यागामी के बेडरूम में, क्योंकि उस पे शक अधिक है। लेकिन यागामी जल्दी से नोटिस करता है कि कोई उसके कमरे में पहले से आया था और यह समझ जाता है कि कमरे के चारों ओर सीक्रेट कैमरे लगाए गए हैं, जिसका मतलब है कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहना होगा। फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं उन मौतों का होना शुरू हो जाता है जिनके बारे में यागामी ने पहले ही लिखा था, लेकिन एल को अब भी यागामी पर यकीन नहीं था और कहता है कि वह उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब हाल ही में एक अपराधी को मारा जाए। फिर दिन गुजरने के साथ यागामी जानता है कि वह शक के दायरे में ऊपर चढ़ता जा रहा है और उसे जल्द ही कुछ करना होगा। 7वें दिन डिनर के बाद यागामी अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए एक पैकेट चिप्स लेकर जाता है। जैसे ही वह अपने कमरे में काम कर रहा होता है, एक रिपोर्ट टीवी पर आती है। एक आदमी जिसपे एक लड़की को किडनैप करने और उसे मारने का आरोप था। खबर को देखकर एल और कमिश्नर कैमरों के जरिए यागामी और पूरे परिवार की निगरानी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वो रिपोर्ट नहीं देख रहा होता और न ही कोई हरकत कर रहा होता है। तभी अचानक खबर को एक रिपोर्टर द्वारा रोका जाता है, जो यह बताता है कि अपराधी जिसे अभी गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मर गया है। इसके बाद एल को कैमरे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि यागामी ने खुद को निर्दोष साबित कर दिया है। लेकिन यह सब भी यागामी के योजना का हिस्सा था, क्योंकि यागामी किसी तरह चिप्स पैकेट के अंदर एक छोटा टीवी और डेथ नोट का एक टुकड़ा लेकर आया था, ताकि जब अपराध की खबर दिखाई जाए तो वह अपनी बाईं हाथ से अपराधी का नाम लिख सके, ताकि सीक्रेट कैमरे उसे देख न सकें। एक और हार के बाद एल को नाओमी का फोन आता है, जिसमें वह कहती है कि वह साबित करेगी कि यागामी ही कायरा है। फिर अपनी जान जोखिम में डालते हुए वह एल से कहती है कि वह आर्ट गैलरी के सीसीटीवी कैमरे पर ध्यान दे। कुछ मिनटों बाद नाओमी शियोरी को पकड़ लेती है और उसे यागामी को डेट के लिए बुलाने के लिए मजबूर करती है। जब यागामी उस जगह पर पहुंचता है तो वह शियोरी को बंधक बने हुए पाता है और नाओमी से सामना करता है, जो उसे यह मानने के लिए मनाने की कोशिश करती है कि वह कायरा है, लेकिन यागामी लगातार इनकार करता है। लेकिन नाओमी हार नहीं मानती। फिर वह अपना असली नाम यागामी को बताती है और कहती है कि अगर वह शियोरी को बचाना चाहता है तो उसको पहले उसे मारना होगा। उसी पल पुलिस उस जगह के करीब पहुंचने लगती है और नाओमी की ध्यान भटकने का फायदा उठाकर शियोरी छूट जाती है और यागामी की ओर दौड़ने लगती है। लेकिन नाओमी शियोरी को पकड़ने के लिए गोली मार देती है, जो यागामी की बाहों में अपनी जान गंवा देती है। लेकिन नाओमी एक निर्दोष को मारने के लिए दोषी महसूस करती है, तो वह तुरंत पछताती है और सिर में गोली मारकर अपनी जान ले लेती है। फिर यह पता चलता है कि यह सब यागामी का प्लान था, क्योंकि जब नाओमी पहली बार यागामी से मिलने गई थी
तो उसने आखिर में खुद को रे की वाइफ होने का खुलासा किया था, जिसके बाद यागामी ने जांच शुरू की और शादी कराने वाले पंडित से मिलकर नाओमी का असली नाम जान गया। फिर उसने डेथ नोट का इस्तेमाल करके उसे कायरा को गैलरी में लाने और एल से कहकर सीसीटीवी कैमरे को देखने के लिए मजबूर किया। और आखिर में यागामी ने अपनी गर्लफ्रेंड शियोरी की मौत को भी डेथ नोट में लिखा। उसने लिखा कि वह किडनैप होगी और गैलरी में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करने के लिए ले जाई जाएगी, और जब शियोरी अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में भागने की कोशिश करेगी तो नाओमी उसे पीठ में गोली मार देगी। और यह सब यागामी का ही प्लान था। अपनी योजना को पूरा करने के बाद यागामी अपने पिता से मिलता है और पूछता है कि उसे अपनी इस टीम में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, लेकिन एल खुद अंधेरे से बाहर आता है और यागामी को टीम में मदद करने का इनविटेशन देता है। फिर टोक्यो के एक और हिस्से में एक फेमस सेलिब्रिटी मीसा आमानी अपने शो की रिकॉर्डिंग खत्म करती है और घर जाने की तैयारी करती है, पर रास्ते में एक पागल व्यक्ति उसका पीछा करने लगता है जो पूरी तरह से उस पर मोहित है और चाहता है कि वे दोनों एक साथ परलोक में जाएं। हालांकि जब वह आखिर में उसे कोने में ले आता है तो अचानक पागल व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है और वह मरने के बाद में डेथ नोट के पास गिर जाता है। फिर लड़की उस नोट को छूती है और शिनिगामी रेम को देखती है जो इस डेथ नोट का मालिक है। फिर पता चला कि मीसा के पूरे परिवार को एक साइको ने मार दिया था। इस पर एक शिनिगामी गेलस को उस लड़की पर दया आती है और उसने उसे हर मुश्किल से बचाने का फैसला किया। गेलस ये समझता है कि पागल व्यक्ति मीसा की जान लेने वाला था, इसीलिए गेलस ने उसे बचाने का फैसला किया और उस आदमी का नाम अपने डेथ नोट में लिख दिया। लेकिन इसके साथ गेलस ने शिनिगामी के मुख्य नियम का उल्लंघन किया, जो हमेशा जीवन लेना है, कभी भी उसे बचाना नहीं है, जिससे उसका शरीर धूल में बदल गया और उसने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी मीसा को दे दी। लेकिन गेलस अपनी शक्तियों को खोता उससे पहले उसने शिनिगामी रेम से मीसा का ध्यान रखने को कहा और इस प्रकार शिनिगामी रेम ने अपना डेथ नोट उसे दे दिया। लेकिन इधर शियोरी के अंतिम संस्कार के बाद एल यागामी को जांच बेस पर ले जाता है, जहां वह और एल शतरंज का खेल शुरू करते हैं, लेकिन आखिर में एल खेल में चेकमेट हो जाता है। फिर टीवी पे एक रिपोर्टर बताती है कि एक व्यक्ति है जो खुद को दूसरा कायरा कह रहा है। फिर जो दूसरा कायरा है वो रिपोर्टर के पास वीडियो टेप भेजता है और उनसे एक रिकॉर्डिंग को लाइव दिखाने की मांग करता है। फिर रिकॉर्डिंग में दूसरा कायरा, जो वास्तव में मीसा ही है, वह एक वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके बताती है कि एक दूसरे चैनल का रिपोर्टर कुछ ही सेकंडों में लाइव मर जाएगा, और यही होता है। यह देखते ही कमिश्नर आदेश देते हैं कि लाइव रिपोर्टिंग तुरंत बंद करी जाए, तो एल की टीम के एक एजेंट को वहां भेजा जाता है। फिर रास्ते में उस एजेंट को कायरा के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे लोगों का एक ग्रुप मिलता है। जब एजेंट इस प्रदर्शन को लाइव से हटाने की कोशिश करता है तो अचानक एजेंट को दिल का दौरा पड़ता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड लोगों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे लाइव कैमरे के सामने आता है तो उसे भी दिल का दौरा पड़ जाता है। इस अजीब घटना को देखते हुए एल मानता है कि यह नया कायरा केवल लोगों के चेहरे देखकर ही उन्हें मार सकता है और पुलिस को कैमरों से दूर रहने के लिए कहता है। यह लाइव समाप्त होने से पहले मीसा असल कायरा मतलब यागामी को एक सीधा मैसेज भेजती है, जिसमें कहती है कि जैसा उसने नोटिस किया होगा, उसके पास शिनिगामी की आंखें हैं और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे एक नया संसार बनाने में मदद करेगी। जब दूसरा कायरा अपना भाषण समाप्त करती है तो एजेंट सोइचिरो चैनल के ब्रॉडकास्ट में अपनी मिनी वैन घुसाकर कैमरों और तारों को गोलियों से तोड़ फोड़ देता है। यह सब समाप्त करने के बाद सोचिरो बिल्डिंग में जाता है ताकि सभी टेप और विजिटर डेटा प्राप्त कर सके, और उनके साथ यागामी भी था। लेकिन जब वे जा रहे होते हैं तो वे मीसा से टकराते हैं, लेकिन मीसा यागामी की बाकी की जिंदगी अपनी शिनिगामी आंखों से नहीं देख पाई। ये शक्तिशाली आंखें सभी के नाम देख सकती हैं, लेकिन दूसरे डेथ नोट के मालिक की बाकी उम्र नहीं देख सकती। यह जानकर कि पहले कायरा का असली नाम लाइट यागामी है, मीसा तुरंत इंटरनेट खोज करती है और उसका घर का पता मिलने के बाद उसे मिलने जाने का फैसला करती है। उसके घर पे पहुंचकर मीसा अपने डेथ नोट में से रेम को दिखाती है। फिर मीसा उसे एल की पहचान प्राप्त करने का प्रपोजल देती है और वह यागामी का विश्वास हासिल करने का तरीका बनाती है। वह उसे अपनी डेथ नोट देती है और अगले दिन यागामी अपनी कक्षा में होता है जब अचानक एल उसे मिलने आता है। फिर दोनों जब कैंपस में बात कर रहे होते हैं
तभी मीसा अचानक यागामी से बात करने के लिए वहां आती है, लेकिन वो अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाती है क्योंकि वह अपनी शिनिगामी आंखों से एल का असली नाम देख पा रही थी। लेकिन जब दूसरे छात्र मीसा को नोटिस करते हैं तो तुरंत उसके चारों ओर भीड़ जमा कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत फेमस थी। सारी उलझन के बाद मीसा वहां से चली जाती है और यागामी तुरंत मीसा को कॉल करता है ताकि वह एल का नाम पूछ सके। हालांकि उस भीड़ के बीच मीसा अपना फोन गिरा देती है और वह फोन एल को मिल जाता है। जब यागामी डिवाइस को लेने वापस आता है तो अन्य एजेंट में से एक एल को कॉल करके रिपोर्ट करता है कि उन्होंने मीसा को दूसरे कायरा होने के शक में गिरफ्तार कर लिया है। फिर 5 दिन की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान मीसा अपना डेथ नोट छोड़ने का निर्णय लेती है ताकि वह अपनी सारी यादें खो दे और अंत में कायरा की असली पहचान न बता सके। जब रेम यागामी को यह बताता है तो वह एक योजना बनाता है और अपना डेथ नोट दफन कर देता है और रयूक से समझौता करता है कि अगर वो वापस न आए तो उसकी और डेथ नोट की सारी यादें मिटा दे। आखिर में यागामी रेम से यह अनुरोध करता है कि वह मीसा का डेथ नोट टीवी रिपोर्टर में से किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपे जो कायरा के पक्ष में हो और शिनिगामी रेम भले ही उसकी योजना को समझ न पाए लेकिन वह इसे स्वीकार कर लेता है। फिर अपनी रणनीति तैयार करने के बाद यागामी जांच बेस पर जाता है और अपने आप को कस्टडी में रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है, यह कहते हुए कि उसे लगता है कि उसके पास एक दूसरी पर्सनैलिटी है जो कायरा हो सकती है। फिर रेम 3 दिन की तलाशी के बाद कायरा का एक अच्छा उत्तराधिकारी पाता है। वह एक रिपोर्टर है जिसका नाम कियोमी तकाता है। वह फिर अपना डेथ नोट छोड़ देता है और जैसे ही महिला उसे छूती है शिनिगामी रेम उसके सामने प्रकट हो जाता है और उससे कहता है कि वह कायरा के काम करना जारी रखे। इधर मीसा को गिरफ्तार किए हुए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन यागामी जो बाहर की स्थिति को जाने बिना अपना कोड इस्तेमाल करके अपना डेथ नोट छोड़ देता है और इस प्रकार वह डेथ नोट से संबंधित हर चीज की याददाश्त खो देता है, केवल मीसा के साथ संबंधों को याद रखता है। फिर यागामी के आदेशों का पालन करते हुए रेम कियोमी से हत्याओं को फिर से शुरू करवाता है। हालांकि कियोमी अपनी शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से करती है कि लोगों की मौतों की खबरें मीडिया में आएं, जिससे उसके बड़े अधिकारियों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो और उसके बॉस उसे प्रमोशन देने पर विचार करने लगते हैं। फिर एक दिन एक बड़ी एंकर जो उससे ईर्ष्या करती है वो कियोमी को अपमानित करने की कोशिश करती है और घर जाने से पहले उसे नीचा दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन कियोमी बदला लेने का फैसला करती है और डेथ नोट का उपयोग करते हुए ऐसा लिखती है कि वो एंकर एक ट्रक से कुचलकर मर जाए। इस तरह उस एंकर की जगह खाली हो जाती है और वह जगह कियोमी को मिल जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं और कायरा की मौतों की संख्या फिर से बढ़ने लगती है, एल को मीसा और यागामी को रिहा करना पड़ता है क्योंकि वे दोनों 24 घंटे निगरानी में थे। यह साफ हो गया था कि उन्होंने ये अपराध नहीं किए थे, लेकिन फिर भी उनकी मासूमियत को लेकर एल अभी भी शंका में रहता है और दोनों को बेस में ही रखता है। फिर यागामी जांच में मदद करता है और मीसा को एक अलग कमरे में रखा जाता है। आखिरकार आजाद होने के बाद यागामी पिछले और हाल ही के हमलों की तुलना करना शुरू करता है। भले ही कियोमी कायरा के पैटर्न की नकल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह ध्यान में आता है कि कुछ अंतर अभी भी हैं, जैसे मामलों की कवरेज और मारने वालों का जेंडर। और डेटा का पता करते हुए यागामी देखता है कि अभी वाले कायरा के सभी शिकार वे लोग हैं जो टीवी पर रिपोर्ट किए गए मामलों में शामिल थे, क्योंकि पहला वाला कायरा अपराधियों को ज्यादातर मारता था और यह एक बड़ा अंतर था। फिर यागामी यह भी महसूस करता है कि नए कायरा के निशाने पर मुख्य रूप से वे लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं। इसका मतलब है कि नया डेथ नोट का मालिक महिला हो सकती है। और डेटा का पता करते हुए यागामी यह पता लगाता है कि बड़ी संख्या में हत्याएं साकुरा टीवी के पास या उसके अंदर हुई थीं। इस जानकारी के साथ सभी एजेंट्स कियोमी पर शक करते हैं, जिसे अभी अभी प्रमोशन मिला है। वे उसके अपार्टमेंट में सीक्रेट कैमरे लगाते हैं। फिर कियोमी की आदतों को देखते हुए वे जल्दी ही उसे डेथ नोट में लिखते हुए पकड़ लेते हैं और नोटिस करते हैं कि जिन लोगों के नाम वह लिखती है वे सभी अपनी जान गंवा देते हैं और अगले कुछ दिनों में खबरों में आ जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम उसे पकड़ने का एक रास्ता बनाती उससे पहले कियोमी को छुपे हुए कैमरों के बारे में पता लग गया। अपने आप को बचाने के लिए
कियोमी सौदे में शिनिगामी की आंखों को स्वीकार करती है जिससे वो नाम देख सके। लेकिन जब वह ऑफिस जाती है उसे एजेंट्स द्वारा रोक लिया जाता है। फिर उसे गिरफ्तार करने के बाद एक एक करके जासूस डेथ नोट को छूते हैं और शिनिगामी को देख पाते हैं। लेकिन जब यह डेथ नोट यागामी छूता है तो वह न केवल रेम को देख पाता है बल्कि अपनी सभी यादों को भी वापस पा लेता है। और यही उसका पूरा प्लान था। यह पता चला कि डेथ नोट छोड़ने और अपनी यादें खोने के बाद किसी और डेथ नोट को छूते ही उन यादों को वापस पाया जा सकता है। फिर यागामी अपनी यादें वापस पा लेता है और उन्हें बनाए रखने के लिए वह छुपकर अपनी घड़ी में छिपे डेथ नोट के एक टुकड़े पर कियोमी का नाम लिखता है और इस प्रकार वह इस डेथ नोट के मालिक को खत्म कर देता है और खुद इसका मालिक बन जाता है। फिर डेथ नोट के हाथ में आते ही एजेंट्स इसकी जांच शुरू करते हैं और आखिरी नियम के बारे में पता लगाते हैं कि अगर आप 13 दिनों के भीतर किसी का नाम नहीं लिखते हैं तो डेथ नोट का मालिक मर जाएगा। यह सुनकर सोचिरो कहते हैं कि यह मीसा और लाइट की बेगुनाही साबित करता है क्योंकि यागामी 18 दिनों तक और मीसा 23 दिनों तक कैद में थी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आखिरी नियम झूठा है। यागामी ने खुद रेम से इसे उस समय लिखवाया था जब वह अपना डेथ नोट दफन कर रहा था। अपनी झूठी मासूमियत साबित होने के साथ एल यागामी को मीसा से अलविदा कहने देता है। लेकिन यागामी इस मौके का फायदा उठाकर मीसा के कान में फुसफुसाते हुए बताता है कि उसने अपना डेथ नोट कहाँ दफन किया है और उसे उस जगह को खोदने के लिए कहता है। उस जगह पर पहुंचकर मीसा यागामी का पुराना डेथ नोट ढूंढती है और उसे छूते ही अपनी सारी यादें वापस पा लेती है। एक नई डेथ नोट का मालिक बनते ही सूटकेस में जहां नोटबुक रखी थी मीसा को यागामी का एक पत्र मिलता है जो उसे उनके कॉलेज की मुलाकात की याद दिलाता है और बताता है कि वही एल था। इस पत्र के साथ यागामी मीसा से कहता है कि वह अपनी नोटबुक में एल का नाम लिख दे। लेकिन क्योंकि मीसा ने अपनी शिनिगामी आंखों से हजारों नाम हर दिन देखे थे और 3 सप्ताह से अधिक समय तक कैद में रही थी, वह नाम याद नहीं कर पाती। फिर कियोमी के खत्म होने के कुछ दिन बाद कायरा के अपराध फिर से शुरू हो जाते हैं। यह देखकर कि यह वही समय है जब मीसा रिहा हुई थी तो एल 13 दिन के नियम की जांच करने का फैसला करता है और 2 कैदियों का प्रयोग करने के बारे में सोचता है। लेकिन साइचिरो इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि वह खुद यह प्रयोग करेंगे। फिर वह अमेरिका जाते हैं और एक कैदी का नाम लिखते हैं। फिर 13 दिन बीतने का इंतजार करने लगते हैं। पर जैसे ही सोइचिरो अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो एल वटारी से मीसा को वापस लाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वह दूसरी कायरा है। लेकिन यह जानते हुए कि अगर मीसा के अपराध का पता चल गया तो उसे मार दिया जाएगा, तो रेम शिनिगामी डेथ नोट का उपयोग करके वटारी और एल की जान ले लेता है, जिससे रेम का शरीर गैलेस की तरह धूल में बदल जाता है। उसी समय एल को दिल का दौरा पड़ने लगता है और वह यागामी के पैरों के पास गिर जाता है। तो यागामी नई दुनिया के देवता होने की बात एल के सामने कबूल करता है। अपने मेन दुश्मन के खत्म हो जाने के बाद यागामी मीसा से एक नकली नोटबुक लेता है, लेकिन इस नोटबुक को वह अपनी पुरानी डेथ नोट मानता है और अपने पिता का नाम लिखता है उन्हें जान से मारने के लिए। फिर जब सोइचिरो अपनी यात्रा से लौटते हैं और सूटकेस के साथ अपने बेटे से मिलते हैं तो वह दिखाते हैं कि उनके पास डेथ नोट नहीं है और वह सीसीटीवी कैमरे पर सब कुछ देखने की बात करते हैं और अपने ही बेटे की गिरफ्तारी की बात करते हैं। उसी समय एल, जो अभी भी जीवित है, दूसरी मंजिल से प्रकट होता है और बताता है कि जब मीसा को रिहा किया गया था तो अपराध शुरू हो गए थे, जिससे उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वही दूसरी कायरा थी। इसीलिए दूसरे दिन वटारी ने मीसा के घर में घुसकर असली डेथ नोट को एक नकली नोटबुक से बदल दिया, यह जानते हुए कि कायरा कभी भी उसे खत्म करने की कोशिश कर सकता है और यह भी जानते हुए कि डेथ नोट में लिखी गई मौत बदली नहीं जा सकती। तो एल ने अपनी मौत 23 दिन बाद के लिए लिख दी थी, क्योंकि यही डेथ नोट की लिमिट है। इसके बाद एल ने अपना नाम डेथ नोट में सोइचिरो को दिखाया और उसे अपनी योजना में मदद करने के लिए मना लिया। वह एक गुप्त स्थान पर रहते हुए जांच बेस की सीसीटीवी कैमरों को अपनी टीम के साथ देखते रहे। जिस दिन मीसा को फिर से पकड़ा गया, रेम ने एल और वटारी का नाम डेथ नोट में लिख दिया, लेकिन क्योंकि एल की मौत पहले से ही तय थी, इसीलिए यह प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन वटारी की मौत हो गई तो एल ने स्थिति को समझ लिया
और दिल का दौरा पड़ने का नाटक किया। फिर धैर्यपूर्वक यागामी के कायरा होने की बात कबूलने का इंतजार किया। फिर उस समय यागामी अपनी घड़ी से डेथ नोट का टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक एजेंट इसे देख लेता है और निशाने से टुकड़े को गोली मार देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। फिर यागामी इसे पाने के लिए दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट उसके पैर में गोली मार देता है। और आखिरी प्रयास में यागामी शिनिगामी ryuk से सबका नाम लिखने के लिए कहता है, लेकिन शिनिगामी ryuk केवल यागामी का नाम लिखता है, जिससे यागामी अपने पिता की गोद में मरने लगता है। फिर कायरा को हराने के बाद एल दोनों डेथ नोट्स को नष्ट कर देता है और अपने आखिरी दिन जांच बेस पर अकेले शतरंज खेलते हुए बिताता है, जब तक कि उसे दिल का दौरा नहीं पड़ता और फिर वह शांति से अपनी जान दे देता है। तो इस फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।